रेगिस्तान बिल्कुल शांत था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ऊपर आसमान में अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट घूम रहे थे और नीचे भारत कुछ ऐसा छुपा रहा था जो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदलने वाला था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अगर उस दिन मिशन फेल हो जाता तो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं टूटता, पूरे भारत की अंतर्राष्ट्रीय इज्जत दांव पर लग जाती। और शायद इसी वजह से उस ऑपरेशन में शामिल कई लोगों को उनके असली नामों से भी नहीं बुलाया जा रहा था। वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनकर रात में रेगिस्तान में घूम रहे थे, गाड़ियों के निशान मिटाए जा रहे थे और भारत दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी CIA को धोखा देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल यह है, भारत को आखिर परमाणु बम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने के लिए था या भारत को सच में डर था कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पोखरण में जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई आज भी दुनिया से छुपी हुई है? इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945। दुनिया ने पहली बार परमाणु बम की ताकत देखी। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। एक ही पल में लाखों जिंदगियां बदल गईं। पूरा विश्व समझ गया, अब युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाएंगे। अब इंसान के हाथ में ऐसी ताकत आ चुकी थी जो पूरी सभ्यता खत्म कर सकती थी। उसी समय भारत अभी आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय वैज्ञानिक दूर बैठकर यह सब देख रहा था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने समझ लिया था कि आने वाले समय में विज्ञान ही असली शक्ति बनने वाला है। उन्होंने भारतीय नेताओं को समझाना शुरू किया कि अगर भारत को भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उसे परमाणु तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। 1944 में उन्होंने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी TIFR की नींव रखी। यहीं से भारत के परमाणु कार्यक्रम का जन्म हुआ। लेकिन उस समय भारत की सोच अलग थी। भारत परमाणु ऊर्जा को विकास और बिजली के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। कम से कम दुनिया को यही बताया जा रहा था। 1950 के दशक में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बारक में रिसर्च शुरू हुई। वैज्ञानिक प्लूटोनियम और दूसरे संवेदनशील पदार्थों पर काम कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बेहद शांत तरीके से हो रहा था। फिर आया 1962, भारत और चीन के बीच युद्ध, और इस युद्ध ने भारत की आंखें खोल दी। भारतीय सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी। भारत सैन्य रूप से तैयार नहीं था। देश को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ आदर्शवाद से दुनिया नहीं चलती। लेकिन असली झटका 2 साल बाद लगा। 1964 चीन ने सफल परमाणु परीक्षण कर दिया। अब एशिया में एक परमाणु शक्ति मौजूद थी। दिल्ली में डर फैल गया, अगर कल चीन परमाणु धमकी देता है तो भारत क्या करेगा? इसी समय भारत के परमाणु कार्यक्रम में बदलाव शुरू हुआ। अब लक्ष्य सिर्फ ऊर्जा नहीं था, अब बात सुरक्षा की थी। लेकिन कहानी यहां और रहस्यमयी हो जाती है। 1966 एयर इंडिया फ्लाइट 101 यूरोप के ऊपर उड़ रही थी और अचानक वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हादसे में होमी भाभा की मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे दुर्घटना कहा गया, लेकिन दशकों तक एक सवाल घूमता रहा, क्या यह सिर्फ हादसा था? कुछ लोगों का मानना था कि दुनिया की ताकतवर एजेंसियां नहीं चाहती थीं कि भारत परमाणु शक्ति बने। कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन शक कभी खत्म नहीं हुआ। भाभा की मौत के बाद कई लोगों को लगा कि भारत का परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। कार्यक्रम और ज्यादा गुप्त हो गया। विक्रम साराभाई और बाद में राजा रमन्ना जैसे वैज्ञानिकों ने काम जारी रखा। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और यहीं से भारत का परमाणु कार्यक्रम नई दिशा में जाने लगा। चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ रणनीति बना रहा था। भारत समझ चुका था कि आने वाले समय में सिर्फ सेना काफी नहीं होगी। और फिर 1974 राजस्थान का पोखरण। रेगिस्तान बाहर से शांत था, लेकिन जमीन के नीचे भारत इतिहास लिखने वाला था। 18 मई 1974 सुबह अचानक धरती कांपी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। कोडनेम था स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया हैरान रह गई, भारत ने यह कैसे कर दिया? लेकिन इस सफलता के साथ ही
भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव शुरू हो गया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया ताकि भारत जैसे देशों को संवेदनशील तकनीक ना मिले। भारत को वैज्ञानिक संसाधनों की कमी होने लगी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, भारत अब पीछे हटने वाला नहीं था। इसी बीच पाकिस्तान भी तेजी से परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था और इस बार उनका लक्ष्य साफ था, भारत की बराबरी करना। डॉक्टर AQ खान का नाम तेजी से उभरने लगा। पाकिस्तान का कार्यक्रम भारत से अलग था। वहां सेना सीधे शामिल थी, विदेशी नेटवर्क काम कर रहे थे और मिशन को भारी फंडिंग मिल रही थी। भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौटी। परमाणु कार्यक्रम को फिर गति मिली। इसी समय एक और नाम सामने आया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक वैज्ञानिक जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। कलाम मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहे थे। भारत अब सिर्फ परमाणु बम नहीं, बल्कि उसे ले जाने वाली मिसाइलें भी बनाना चाहता था। धीरे धीरे भारत एक नई शक्ति बन रहा था, लेकिन दुनिया की नजरें भी अब भारत पर थीं। CIA लगातार भारत पर नजर रख रही थी। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट राजस्थान के रेगिस्तान की तस्वीरें लेते रहते थे। और फिर आया 1995। भारत लगभग तैयार था, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने पोखरण में कुछ संदिग्ध गतिविधियां पकड़ ली। वॉशिंगटन में अलर्ट बज गया। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया और कहा जाता है कि आखिरी समय में परीक्षण रोक दिया गया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसी असफलता ने भारत को एक नई रणनीति सिखाई। अगर अगली बार परीक्षण करना है तो दुनिया की सबसे एडवांस जासूसी तकनीक को भी धोखा देना होगा। और यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन शक्ति की असली कहानी। 1998 भारत में नई सरकार बनी। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। शांत चेहरा, धीमी आवाज, लेकिन अंदर एक बड़ा फैसला तैयार था। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद एक बेहद गुप्त बैठक हुई। उस कमरे में सिर्फ चुनिंदा लोग मौजूद थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर R चिदंबरम, वरिष्ठ वैज्ञानिक और कुछ सैन्य अधिकारी। फैसला हो चुका था, भारत परमाणु परीक्षण करेगा, किसी भी कीमत पर। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, अमेरिकी सैटेलाइट्स से बचना, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को जिम्मेदारी दी गई। कर्नल गोपाल कौशिक ने तैयारी संभाली। पूरी योजना इतनी गोपनीय थी कि भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री तक अनजान थे। वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई, उनके असली नाम इस्तेमाल नहीं किए गए। रात में काम होता था, दिन में सारे उपकरण रेत और जाल से ढक दिए जाते थे। वाहनों के टायरों के निशान तक मिटा दिए जाते थे ताकि सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ दिखाई ना दे। यहां तक कि सैटेलाइट्स की ऑर्बिट और टाइमिंग तक ट्रैक की गई। जैसे ही अमेरिकी सैटेलाइट दूसरी दिशा में जाते, कुछ ही मिनटों में भारी उपकरण शिफ्ट किए जाते। ये किसी स्पाई फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये असली भारत था और दांव पर था देश का भविष्य। अब सवाल था, भारत आखिर क्या टेस्ट करने वाला था। ऑपरेशन शक्ति में कुल 5 डिवाइस तैयार थीं। शक्ति 1 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जिसे आम भाषा में हाइड्रोजन बम कहा जाता है। शक्ति 2 15 किलोटन का फिशन डिवाइस। शक्ति 3 0.3 किलोटन का प्रयोगात्मक उपकरण। शक्ति 4 0.5 किलोटन की डिवाइस और शक्ति 5 0.2 किलोटन का परीक्षण उपकरण। इन सभी डिवाइसों के पीछे भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे थे, लेकिन बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं था। और फिर आया 11 मई 1998, राजस्थान का रेगिस्तान। सुबह बाहर सब शांत था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास इंतजार कर रहा था। वैज्ञानिक बंकर में मौजूद थे, हर किसी के चेहरे पर तनाव था। अगर डिवाइस फेल हो गई तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो सकती थी। अगर अमेरिका को भनक लग गई होती तो दुनिया का दबाव शुरू हो जाता। लेकिन अब लौटने का रास्ता नहीं था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर धरती हिल उठी। रेत का विशाल बादल आसमान में उठा। पोखरण के नीचे छिपी ऊर्जा ने दुनिया को संदेश दे दिया, भारत अब परमाणु शक्ति है। 11 मई को 3 परीक्षण हुए, एक थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, एक फिशन डिवाइस और एक छोटा प्रयोगात्मक उपकरण।
भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। CIA पर सवाल उठने लगे। इतना बड़ा ऑपरेशन और अमेरिका को भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी मीडिया ने इसे इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द डिकेड कहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 13 मई 1998 भारत ने 2 और परीक्षण किए। अब दुनिया पूरी तरह हैरान थी। भारत ने साफ संदेश दे दिया था, ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, ये शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, जापान ने आर्थिक सहायता रोक दी, कनाडा ने आलोचना की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने निंदा की। चीन ने कहा भारत का कदम दक्षिण एशिया की स्थिरता के खिलाफ है। लेकिन सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आई। पाकिस्तान में गुस्सा फैल गया, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ गया और फिर 28 मई 1998 पाकिस्तान ने चगाई में परमाणु परीक्षण कर दिया। अब दक्षिण एशिया में 2 परमाणु शक्तियां थीं। पूरी दुनिया डर गई। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या होगा? लेकिन भारत की रणनीतिक सोच अलग थी। भारत का मानना था कि परमाणु हथियार युद्ध रोकते हैं, क्योंकि जब दोनों देशों के पास विनाश की ताकत हो तो कोई भी आसानी से हमला नहीं करता। इसे कहा जाता है डिटरेंस, डर के जरिए शांति। और शायद यही वजह है कि बाद के संघर्ष सीमित रहे। लेकिन पोखरण 2 का असर सिर्फ सैन्य नहीं था, उसने भारत की पहचान बदल दी। धीरे धीरे वही देश जो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे, बाद में भारत के साथ समझौते करने लगे। भारत की अर्थव्यवस्था भी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकली। प्रतिबंध ज्यादा समय तक असर नहीं डाल पाए, बल्कि भारत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने लगा। और फिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया गया, क्योंकि उस दिन सिर्फ परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था। उस दिन भारत ने दुनिया को दिखाया था कि वो विज्ञान और तकनीक में भी बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन आज भी कुछ सवाल बाकी हैं। क्या CIA पूरी तरह असफल हुई थी या उन्हें कुछ अंदाजा था? क्या भारत का असली परमाणु कार्यक्रम दुनिया को जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस दिन ऑपरेशन शक्ति फेल हो जाता तो क्या भारत आज भी वही देश होता जो 1998 से पहले था? क्योंकि राजस्थान के उस रेगिस्तान में सिर्फ 5 विस्फोट नहीं हुए थे। उस दिन भारत की नई पहचान पैदा हुई थी। एक ऐसा भारत जो अब सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहा था, अब दुनिया भारत को देखने लगी थी।